हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग सबूतों को अलग करके क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिनयांग फियो से बोलती है कि 17 साल पहले मेरे पापा को कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन मेरी मम्मी के अकाउंट में पैसे आए थे, तो हमें चाहिए कि हम उस आदमी का पता लगाए जिसने कि पैसे ट्रांसफर किए थे। और फिर इसके बाद वे उन पेपर्स को पढ़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर ग्वांग दिखाए जाते हैं, जो कि आंटी से बोल रहे होते हैं कि आपको नहीं लगता कि घर में अब सन्नाटा हो गया है। जिस पर आंटी बोलती है कि अब अच्छा है, किसी का शोर सुनाई नहीं पड़ रहा है। मिस्टर गुआंग बोलते हैं कि अब तो ये घर घर लग ही नहीं रहा है, आपकी नजर में आखिरकार घर होता क्या है। जिस पर आंटी बोलती है तुम आखिरकार चाहते क्या हो, क्या मैं सर झुकाकर अपनी सारी गलतियों की माफी मांग लूं तुमसे और उन गलतियों को कबूल कर लूं कि वे गलतियां मैंने की। इसके बाद मिस्टर गुआंग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ने आपको सुधरने के लिए काफी वक्त दिया है, लेकिन वो आखिरकार गलती साबित हुए, आप उस लायक बिल्कुल भी नहीं थी। क्या तुम ग्रैंडपा का नाम लेकर मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये भूलो मत कि अब उनकी डेथ हो चुकी है और इस घर की मालकिन मैं हूँ, क्योंकि मैं ही उनकी बेटी हूँ। और अपने लिए भी कोई दूसरा काम तलाश कर लो, फिर ये मत कहना कि बिना बताए मुझे नौकरी से निकाल दिया। फियो और जिनयांग जब पेपर्स रीड कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पापा भी आकर बैठ जाते हैं और डैड बोलते हैं कि तुम्हें ये पेपर्स रीड करने पर कुछ भी क्लू नहीं मिलेगा। फिर वे इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि उस दिन जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स का कत्ल हुआ था, उस दिन एक और ट्रक भी लाया गया था, यानी कि वहाँ पर 2 ट्रक मौजूद थे। अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब डैड किसी से फोन पर बात कर रहे थे तो वो ये कह रहा था कि तुम्हें उस कार को टक्कर मारनी है, लेकिन डैड बोल रहे थे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को चोट आए। लेकिन जो फोन पर इंसान था वो ये बोल रहा होता है कि तुम मुंह बंद कर अपना काम करो। और फिर डैड जैसे ही कार के पीछे जाते हैं और टक्कर लगने वाली होती है, तो वो ऐन वक्त पर ब्रेक लगा देते हैं ताकि कार को टक्कर ना लगे और अपने ट्रक को पीछे ले लेते हैं। और इसके बाद वो अपने आप को थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि मैं ये गलत काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए। और इसके बाद वो जब ट्रक से उतर कर देखता है तो वहाँ पर एक दूसरा ट्रक भी मौजूद होता है, जिसने की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया होता है। अब यहाँ पर डैड बोलते हैं कि मुझे तो सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया था, मुझे तो सिर्फ सारा इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए ही कहा गया था और मेरी आत्मा नहीं मानी थी, इसीलिए मैंने उन पैसों को तो हाथ भी नहीं लगाया था। मुझे तो सच बताने का मौका भी नहीं मिला और उसी रात तुम्हारी मोम की भी डेथ हो गई। और ये सब बताकर डैड फियो से माफी मांगते हैं। इसके बाद जिनयांग बोलती है कि जैसा कि डैड ने बताया है कि उस दिन 2 ट्रक मौजूद थे, यानी कि 2 बार एक्सीडेंट करवाने का प्लान था। और ऐसा ही जब मैं और जिनयांग थे, तभी भी जिनयांग को पहले तो किडनैप करने का प्लान बनाया गया था, उसके बाद उसका कार का एक्सीडेंट करवा दिया गया था। इसके बाद फियो बोलता है यानी कि इन सब हादसों में एक से ज्यादा आदमियों के हाथ है, इसीलिए हम अभी तक कंफ्यूज हो रहे थे। जिस पर मनमान कहती है कि वो जो कोई भी है हमें उसे ढूंढना चाहिए। इसके बाद जब वे सारे क्लूज को अलग करते हैं तो उनके सामने आंटी का नाम आता है। अब ये आंटी का पीछा करने की सोच लेते हैं। एलए स्टार में शेयर होल्डर की मीटिंग चल रही होती है, तभी जियाका आकर बोलता है कि तुमने मुझे बताए बगैर कैसे मीटिंग रख ली है। इसके बाद फियो से बोलता है कि तुम्हें तो ऑफिस से निकाल दिया गया था ना, फिर भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर फियो बोलता है कि तुमने मुझसे मेरी कंपनी तो छीन ली है, लेकिन मैं आज सबके सामने तुम्हारा सच ला कर रहूंगा। जिस पर जियाकाई हंसने लगता है और बोलता है कि कर लो जो तमाशा तुम्हें यहाँ करना है, लेकिन ये कंपनी तो तुम्हें नहीं मिलने वाली है, क्योंकि तुम्हारी जो मोम के 40% से उन्हें छोड़कर मैंने इन सब शेयर होल्डर से शेयर के एग्रीमेंट्स साइन करवा लिए गए हैं। अब हमारे पास तुम्हारे से ज्यादा शेयर्स है। और इसके बाद वहाँ पर रखी फाइल को पढ़ता है और एकदम शौक में बोलता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। मिस्टर टैंग वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने और फियो ने मिलकर इन सब शेयर होल्डर्स से शेयर खरीद लिए गए। और इसके बाद फाइल को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब फियो बोलता है कि अब तो तुम कंपनी से निकाले गए हो, तो अब जाने से पहले क्या तुम कुछ कहना चाहोगे। जिस पर वो बोलता है कि रखो अपनी कंपनी अपने पास, लेकिन तुम जुआंग हाउस कभी नहीं आ पाओगे। और ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी फियो के कहने पर दरवाजे बंद करवा दिए गए होते हैं और वे दरवाजे खोलने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे नहीं खुलते हैं। इसके बाद फियो बोलता है कि आज तो मैं तुमसे सच्चाई उगलवा कर रहूंगा कि कैसे तुमने जिनयांग को मरवाने की कोशिश की, लेकिन गलती से जिनयांग को किडनैप कर लिया। और वो बोलता है कि तुम मेरे पर गलत इल्जाम लगा रहे। फिर फियो वो फोटो दिखाता है तो जियाकाई सारा इल्जाम यांग के ऊपर डाल देता है और बोलता है तुम मेरी पीठ पीछे मेरी ही बहन को खत्म करने की साजिश रच रहे थे। जिस पर यांग बोलता है कि बॉस अब आप फंस गए हो, तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर मत डालिए, ये सब मैंने आप ही के कहने पर किया है। और ये कहकर वो भागने लगता है तो फियो का फाइटर दोस्त उससे रोक लेता है। जियाकाई इनकार करते हुए बोलता है कि तुम तो मेरे भाई हो, मुझ पर भरोसा करो, मैंने ये गिरा हुआ काम नहीं किया है। लेकिन फियो उसकी और यांग की भी तस्वीर उसे दिखाता है, तो वो उन फोटोज को फाड़ देता है और बोलता है कि तुम्हारे ये सब
सबूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जियाकाई सीधा अपनी मोम के पास आता है और बोलता है कि उन लोगों ने मुझसे कंपनी भी छीन ली और बिना बताए मीटिंग भी रखी और अब मुझ पर मेरी बहन शिनयांग को मारने का भी इल्जाम लगा रही है। जिस पर आंटी बोलती है उन्हें जो कुछ चाहिए वे ले ले, लेकिन जो जुआंग हाउस है मुझे तो सिर्फ यही चाहिए है। इसके बाद वो फियो को देखकर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुआंग हाउस में आने की, और बोलती है इस घर से निकल जाओ। इसके बाद फियो हंसते हुए बोलता है क्या आप दोबारा मुझे मेरे डैड की नकली रिकॉर्डिंग सुनाएंगी। जिस पर वो असली रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें कि डैड ने कुछ और बात कही थी और जो आंटी ने सुनाई थी उसमें कुछ और बात थी कि फियो उनका बेटा नहीं है, असल में वो उन्हीं का बेटा था। जिस पर आंटी बोलती है कि कमाल है, तुमने असली वाली रिकॉर्डिंग ढूंढ ली, लेकिन अब क्या फायदा, तुम्हारे मॉम डैड तो मर चुके हैं। और वो बार बार फियो को गुस्सा दिलाने के लिए यही बात कह रही होती है कि 17 साल पहले तुम्हारे मॉम डैड तो मर चुके हैं और तुम्हारी बहन भी मर चुकी। फियो गुस्से में समंदर की पेंटिंग के करीब आता है और उससे फाड़ने लग जाता है और हंसने लग जाता है क्योंकि अब वो अपने समुद्र के डर पर काबू पा चुका होता है। और ये भी बोलता है कि आपने ये पेंटिंग अपनी करतूतों को याद रखने के लिए बनवाई और मैं जानता हूँ कि मॉम डैड और मेरी बहन शिनयांग का कत्ल आप ही ने करवाया है। जिस पर आंटी बोलती है कि पहले तो तुमने मेरे बेटे के ऊपर इल्जाम लगाया था और अब तुम मुझ पर भी इल्जाम लगा रहे हो। तभी जिनयांग आंटी के खिलाफ उन्हें वही सबूत दिखाती है जिससे कि साफ जाहिर होता है कि 17 साल पहले डैड को पैसे आंटी ने ही भेजे थे। और फिर जिनयांग एक रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जिसमें कि आंटी ही डैड को बोल रही होती है उनका एक्सीडेंट करने के लिए, लेकिन आंटी बोलती है कि इस रिकॉर्डिंग को साबित कैसे करोगे कि ये सब मैंने ही कहा है। आंटी की इस बात पर जिनयांग बोलती है कि हम तो ये भी कह रहे कि शिनयांग का खून भी आप ही ने करवाया है। फियो बोलता है कि आप अपने गुनाह कबूल कर लीजिए और इसके बाद मिस्टर गुआंग भी बोलते हैं कि आप अपने गुनाह कबूल कर ले, लेकिन आंटी बोलती है मैं क्या कबूल कर लूं जब मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है। इसके बाद मिस्टर गुआंग टीवी पर एक रिकॉर्डिंग चलाते हैं जो कि ग्रैंडपा की होती है जिसपे ग्रैंडपा आंटी से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें 17 साल दिए कि तुम सुधर जाओ, लेकिन मैं गलत था और अब तुम अपनी गलती मान लो और ये भी मान लो कि तुम अपनी बहन से जलती थी। तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुमने उसका खून बहुत ही चालाकी से किया है, लेकिन हमें शुरुआत से ही मालूम था। भूलो मत कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और मुझे तुम्हारी हर हरकत का पता है, लेकिन मैं अपनी एक बेटी तो खो चुका था, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता था, इसीलिए मैंने 17 साल तक इस बात का जिक्र नहीं और 17 साल तक का इंतजार किया। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने तुम्हें पहले से भी और ज्यादा बुरा बना दिया कि तुमने बच्चों को भी नहीं बख्शा। हाँ मैं मानता हूँ कि बचपने में मैंने तुम्हारे साथ काफी सख्ती की है, लेकिन इस घर ने तुम्हें फैमिली माना था और फैमिली का तुम्हें एक हिस्सा माना था, लेकिन तुम इस लायक बिल्कुल भी नहीं थी। जिस पर आंटी गुस्से में तोड़फोड़ करने लग जाती है और रोते हुए बोलती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो करने की वजह डैड आप ही थे, मैंने आप ही की वजह से ये सब किया है। और इसके बाद चिल्लाते हुए बोलती है कि आप सब सच सुनना चाहते हैं ना तो सुनी कि मुझे कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इस घर की तबाही चाहिए। और ये कहकर आंटी वहाँ से चली जाती। मिस्टर गुआंग लिन को कॉल करके बोलते हैं कि पुलिस को साथ लेकर जल्दी से घर पहुंचो, मसला हो गया है। आंटी यहाँ पर बचपन की बातें याद करती है। ग्रैंडपा उसकी बड़ी बहन के करीब उसे नहीं जाने देते थे और एक दिन जब उससे ग्लास टूट गया तो फियो की मोम को ग्लास उठाते वक्त उसके टुकड़े लग गए, जिससे कि ग्रैंडपा ने गुस्से में आंटी को बहुत ज्यादा डांटा और मारा भी और सजा के तौर पे उसे बाहर खड़ा कर दिया। ये बात सोचकर वो गार्डन में आकर उसे उजाड़ने लग जाती है और बोलती है कि यहाँ पर फूल कभी नहीं खिल सकते हैं। अब यहाँ पर टैंग आ जाती है और बोलती है कि मेरे भाई ने इस मामले की काफी छानबीन तो उन्हें 17 साल पहले गुम हुई एक औरत मिली है जिसे देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे। इसके बाद हमें वो औरत दिखाई जाती है जिसे मिस्टर गुआंग देखकर एकदम इमोशनल हो गए होते हैं क्योंकि वो फियो की मोम होती। टैंग बताती है कि इनकी तबीयत एक्सीडेंट के बाद बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, इसलिए उन्हें काफी सालों तक नर्सिंग होम में रखा गया था। आज जब आंटी चीजें तोड़फोड़ कर रही होती है तो जिनयांग उसे रोकने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे ही पकड़ ले। पर फियो बोलता है कि आप उसे छोड़ दे, आपको मारना है तो आप मुझे मारे, आपकी दुश्मनी मुझसे है उससे नहीं। लेकिन आंटी बोलती है मैं पहले इसे मारूंगी फिर तुम्हें मारूंगी, मैं सबको खत्म कर दूंगी। और वो जैसे ही मारने वाली होती है कि वहाँ पर फियो का फाइटर दोस्त आ जाता है और तभी फियो की मोम भी आ जाती है, जिसे आंटी देखकर वो तो बिल्कुल ही डर जाती है। और जैसे ही फियो की मोम उसके करीब जाती है आंटी पीछे हटने लग जाती है और अपनी मोम को जिंदा देखकर फियो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया होता है। इसके बाद फियो की मोम बोलती है आंटी से कि नीचे क्यों बैठी हो, चलो उठो ऊपर बैठ। और फियो की मोम बोलती है कि तुमसे कोई गलती हो गई है कोई बात नहीं, पर मैं जानती हूँ कि तुम डैड से नाराज हो कि डैड ने मुझे कंपनी चलाना सिखाया और तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तुम्हें ये समस्या मुझसे शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन डैड ने तुम्हारे लिए पहले ये कंपनी तैयार कर ली थी जो कि वो तुम्हारे हवाले करना चाहते थे, क्योंकि
क्योंकि तुम उनकी छोटी बेटी और मेरी छोटी बहन जो हो। लेकिन आंटी उसे गुस्से में दूर करती है और बोलती है कि ये सब झूठ है, कि किसी ने मुझे फैमिली नहीं समझा है। तो गुस्से में आ जाती है तो फियो की मोम उसे हक कर लेती है और उसे शांत करवाने की कोशिश करती है और बोलती है कि ना मैंने कभी झूठ बोला और ना डैड ने कभी झूठ बोला, तुम्हारे होने से ही ये घर और ये फैमिली कंप्लीट है। ये देखकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद आंटी नीचे गिर जाती है तो मोम उसे उठाकर उसे गले से लगा लेती है। ये देखकर फियो और जिनयांग तो रोने लग जाते हैं, बाकी सब इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद फियो की मोम एक पार्क में बैठी हुई होती है जहाँ पर फियो आता है और मोम उसे ध्यान से देखती है। इसके बाद वो मोम की गोद में सर रख लेता है। इतने सालों बाद उसको मोम की गोद में सर रखकर बहुत सुकून महसूस हो रहा होता है और पछतावा भी हो रहा होता है कि इतने साल तक मोम उससे दूर थी। अब हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एल स्टार का सीईओ फिर से बदल गया है और एक एलेक्स कंपनी की शुरुआत होने वाली है जो कि मिस्टर टैंक और फियो दोनों पार्टनरशिप में ओपन करेंगे। लीन अपनी फैमिली के कहने पर दोबारा से टैंक से मिलने के लिए आता है और ये दोनों शुरुआत से इंट्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद हमें नाना दिखाई जाती है जिसकी कॉमिक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई होती है और उसे अब बहुत ज्यादा ऑफर्स भी आ रही है। उसकी बात सुनकर शियांग उससे खाना खिलाता है और फिर वो उसकी कॉमिक्स देखता है और उससे स्टोरी पूछता है जिस पर नाना बोलती है ये कॉमिक्स मैंने तुम पर लिखी, जिसमें एक आदमी लड़की के रूप में सभी दुश्मनों का बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है और वो जैसे भागने वाली होती है कि शांग उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो दोबारा से उसे शरारत करके और उसे हीरोइन बुलाकर वहां से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में गार्डन का सीन दिखाया जाता है जिससे देखकर फियो और जिनयांग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फूल खिल रहे होते हैं। इसके बाद वे दोनों बीच पर बैठे हुए होते हैं कि जिस डरावने सपने को मैंने 17 साल तक देखा है अब मैं फाइनली उसे भूल सकता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है और अब मैं अपने प्यार के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अब मैं भी जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जीना चाहती हूँ, उसके हर लम्हे का एहसास करना चाहती हूँ और अगर कोई मुसीबत आई तो मैं उसे का सामना तुम्हारे साथ ही करना चाहती हूँ। इसी के साथ वो आई लव यू और ये कहकर वो फियो के कंधे से सर लगा लेती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारे इस ड्रामा की एंडिंग होती है। अगर आपको ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और ड्रामास देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।